स्टूडेंट्स, आज हम एल्किल बनाने की सेकंड मेथड एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण के बारे में स्टडी करेंगे। विहाइड्रोहेलोजनीकरण जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन और हेलोजन का निष्कासन विहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। जब किसी एल्किल हैलाइड की अपन किसी प्रबल क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो वह क्या कर देता है, उसको एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल जैसे अपन ने लिया एल्किल हैलाइड है, अब इसकी क्षारीय माध्यम में अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं एल्कोहलिक माध्यम में, तो ये क्या कर देता है, विलोपन अभिक्रिया देता है और उसको एल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन एटम से जो हेलोजन जुड़ा हुआ होता है उसको अपन कहते हैं अल्फा कार्बन। तो जिस कार्बन एटम से जो हेलोजन जुड़ा है उसको अपन क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन के जो निकटवर्ती कार्बन होते हैं उन कार्बन्स को अपन क्या कहते हैं, बीटा कार्बन कहते हैं। और बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसको अपन कहते हैं बीटा हाइड्रोजन कहलाता है। तो इस अभिक्रिया को अपन बीटा हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन या 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। अब ये जो एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहेलोजनीकरण की जो क्रिया है वह दो मैकेनिज्म के द्वारा होती है। एक होती है E1 रिएक्शन और एक होती है E2 रिएक्शन। फर्स्ट अपन अगर E2 रिएक्शन की बात करें तो E2 रिएक्शन में क्या होता है कि हैलाइड आयन जो होता है हैलाइड आयन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन युग्म इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर के हट जाता है और जो बेस जो होता है हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में ग्रहण कर लेता है और कार्बन परमाणु के मध्य पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और जो E2 जो मैकेनिज्म होती है या E2 रिएक्शंस जो होती है वह क्या होती है, एक स्टेप में होने वाली रिएक्शन है और इनके मध्य एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक संक्रमण अवस्था बनती है। जैसे अपन देखते हैं कि इस एग्जाम्पल के अंदर इसमें E2 रिएक्शन करवाते हैं तो E2 रिएक्शन में क्या होता है कि बेस अटैक करता है, तो बेस तो क्या करता है, प्रोटॉन का निष्कासन करता है, दोनों कार्बन एटम के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन और हैलाइड आयन का निष्कासन। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट होती है इनमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है और कार्बन हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ और कार्बन व हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच का बॉन्ड टूटता हुआ और बेस और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देता है। और ये ट्रांजिशन स्टेट बाद में किस में चली जाती है, प्रोडक्ट उत्पाद के अंदर चली जाती है। तो E2 जो मैकेनिज्म होती है ये क्या होती है कि इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है उसके अंदर क्रिया कारक और ये जो बेस है ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, यानी एल्किल हैलाइड और बेस दोनों भाग लेते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, द्विअणुक क्रियाविधि कहलाती है या E2 मैकेनिज्म कहलाती है। अब इसमें जो CH और CX बॉन्ड है इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है वो एनर्जी अपने को प्रोटॉन और जब बेस के मध्य बॉन्ड बनता है उससे और कार्बन कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उससे जो एनर्जी प्राप्त होती है वह इनको तोड़ने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो है वह है E1 मैकेनिज्म। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो E2 मैकेनिज्म होती है वह प्राइमरी एल्किल हैलाइड के द्वारा दी जाती है और E1 मैकेनिज्म जो है वह सेकेंडरी व टर्सरी एल्किल हैलाइड्स के द्वारा दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें E1 मैकेनिज्म के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और E1 मैकेनिज्म क्या होती है, दो स्टेप के अंदर होती है। फर्स्ट स्टेप जो होता है वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और उसके अंदर क्या होता है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। और सेकंड स्टेप जो होता है वो क्या होता है, तीव्र गति से होता है और उसमें क्या होता है कि जो बेस जो होता है वह हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो E1 मैकेनिज्म जो होती है वह 2 स्टेप रिएक्शन है और इसकी जो अभिक्रिया की जो कोटि होती है
वह अभिक्रिया की कोटि 1 होती है, और जबकि E2 रिएक्शन जो होती है वो 1 स्टेप रिएक्शन है, एक पद में होने वाली अभिक्रिया है, लेकिन उसकी जो ऑर्डर होता है वह 2 होता है। अब देखो इसमें मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि कार्बोकेटाइन यानी कि धीमी गति से होती है और रिवर्सिबल होती है, यानी हैलाइड आयन का निष्कासन होता है और इसमें कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये धीमी गति से होने से इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो कार्बोकेटाइन जो होगा वह क्या होगा, उस कार्बोकेटाइन पर बेस का अटैक होगा, तो बेस क्या करेगा, उसके निकटवर्ती कार्बन से बीटा हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और वहाँ पर उसमें क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो प्रोसेस जो होता है वह तीव्र गति से होता है। तो यानी कि जो एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहेलोजनीकरण होता है ये 2 मैकेनिज्म के द्वारा होता है। अगर प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें E2 मैकेनिज्म के द्वारा, और सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड है तो उसमें E1 मैकेनिज्म के द्वारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगला आता है इनकी रिएक्टिविटी। जब रिएक्टिविटी की बात करते हैं अपन, तो जो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है वह होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और इसका जो कारण है, इसका 2 कारण हो सकते हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होगा कि अगर जो बेस जो होगा, बेस जो हाइड्रोजन ग्रहण करेगा तो उसके हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उसको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होने पर उसके बीटा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अतः इसमें क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होने की संभावना अधिक हो जाती है। एक तो इस वजह से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है कि अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो उस 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या होता है कि जो उसकी अधिक शाखित एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि अधिक स्थायी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। इस वजह से जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी 2 डिग्री और 2 डिग्री की 1 डिग्री एल्किल हैलाइड से ज़्यादा होती है। अगला है ओरिएंटेशन। जब इन रिएक्शंस की अपन स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन यानी कि अभिक्रिया में बनने वाले जो मेन प्रोडक्ट होते हैं उनके स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की बात करते हैं, तो उसमें 2 नियम काम में लिए जाते हैं। एक है सेट-जेप का रूल और दूसरा है हाफमान का रूल। सेट-जेप नियम अपने पिछले लेक्चर में भी देखा था, एल्कोहलों के डिहाइड्रेशन में देखा था कि सेट-जेप कहता है कि वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनती है जिससे द्विबंधित कार्बन परमाणु से अधिक एल्किल समूह जुड़े हुए हों। तो सेट-जेप नियम के अकॉर्डिंग अगर अपन एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहेलोजनीकरण में देखें तो इसमें भी होगा कि एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोजनीकरण इस प्रकार से होगा कि हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन उस कार्बन से होता है जिस पर कम संख्या में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि जिसमें अधिक स्थायी एल्कीन का फॉर्मेशन होता हो। जैसे अपन लेते हैं कि 2 ब्रोमोब्यूटेन है। अब इस 2 ब्रोमोब्यूटेन में ब्रोमाइड आयन जहाँ जुड़ा हुआ है उसको अपन अल्फा कार्बन कहेंगे और उसके निकटवर्ती कार्बन को बीटा कार्बन, और उन बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। ये बीटा हाइड्रोजन यानी जैसे ही बेस इस पर अटैक करेगा तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो ये वाला बीटा हाइड्रोजन भी रिमूव हो सकता है और इधर वाला भी रिमूव हो सकता है। तो इसमें 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, एक बनेगा 2 ब्यूटीन और दूसरा बनेगा 1 ब्यूटीन। तो सेट-जेप नियम के अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि जो 2 ब्यूटीन जो होती है वह अधिक स्थायी होता है, क्योंकि सेट-जेप नियम कहता है कि अधिक स्थायी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है या फिर अधिक प्रतिस्थापी और अधिक एल्किल समूह युक्त एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, वह मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है। बाकी जो 1 ब्यूटीन होती है वह कम स्थायी होती है और लेस क्वांटिटी में बनती है। तो इसकी जो मेन यानी कि अधिक स्थायी होने का जो कारण है, यानी 2 ब्यूटीन के अधिक स्टेबल होने का जो मेन कारण है वो है कि 2 ब्यूटीन में क्या होता है कि जब इसकी अपन हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट को देखें इसमें, तो इसमें क्या होता है कि 2 ब्यूटीन में क्या होता है अधिक हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं अधिक होती है। तो अनुनादी संरचना में देखें तो क्या हो जाएगा कि इसमें
द्विबंधित कार्बन परमाणु से जो निकटवर्ती कार्बन है उन पे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम उपस्थित है, इसलिए ये 6 अनुनादी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है। जबकि जो नीचे 1 ब्यूटीन है उसमें केवल 2 ही हाइड्रोजन उपस्थित है, तो ये 2 अनुनादी संरचनाएं देता है। तो जिसकी जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो 2 ब्यूटीन है उसमें क्या होगा कि 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसकी वजह से वह ज़्यादा स्टेबल होगा और उसकी मात्रा ज़्यादा बनती है। तो ये तो था अपना सेट-जेप रूल। नेक्स्ट आता है हाफमान रूल। हाफमान जो रूल है, हाफमान रूल जो है वह सेट-जेप रूल के जस्ट अपोजिट है, यानी कि इस सेट-जेप नियम का अपवाद है। इस नियम में क्या होता है कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में अधिक बनती है जो कम प्रतिस्थापित एल्कीन हो। यानी हाफमान ने बताया कि कम प्रतिस्थापित एल्कीन क्या होती है, मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है, और इसको अपन 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझा सकते हैं। फर्स्ट तो है यदि अपन विहाइड्रोहेलोजनीकरण किसी प्रबल क्षार जैसे पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या फिर टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो ये क्या होगा कि कम प्रतिस्थापित एल्कीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। तो इसका कारण क्या है कि जब अपन पोटेशियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड या फिर टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल लेते हैं तो ये क्या होते हैं कि बड़े आकार के बेस हैं। तो बड़े आकार के बेस होने से ये क्या होंगे कि कम घिरे हुए बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कम प्रतिस्थापित एल्कीन, और जो लेस मात्रा में जो प्राप्त होता है प्रोडक्ट वो हो जाएगा अधिक प्रतिस्थापित एल्कीन। तो इसका कारण है कि अधिक बड़ा अगर अपन लेते हैं, तृतीयक ब्यूटोक्साइड आयन क्या है, आकार में बड़ा होने के कारण क्या करता है, ये कम घिरे हुए बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे कम प्रतिस्थापित एल्कीन जो होती है मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। तो एक तो ये है कि इसमें ये रीजन हो सकता है कि अधिक बड़े आकार का जो अपन बेस लेते हैं वो साइज में बड़ा हो। नेक्स्ट आता है इसमें कि बीटा विलोपन की क्रिया अगर अपन किसी अमोनियम में देखें, एल्किल अमोनियम में देखें तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जब उसको उसके साथ गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वह कम घिरे हुए बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और इसमें भी मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, कम प्रतिस्थापित एल्कीन। तो हाफमान विलोपन की बात करें अपन तो हाफमान विलोपन की क्रियाविधि भी क्या होती है, E2 मैकेनिज्म के समान ही होती है। यानी इसमें भी क्या होगा, बेस अटैक करेगा, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा और एक तरफ से अमोनिया का निष्कासन होगा या एमीन का निष्कासन होगा। तो इसमें भी क्या होता है कि ये एक ही पद में संपन्न होती है, इसलिए इसको भी क्या कहते हैं, हाफमान विलोपन रिएक्शंस को भी अपन क्या कहते हैं, E2 रिएक्शंस कहते हैं या E2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है। अब इसमें क्या है कि जब अपन ये जो कम प्रतिस्थापित एल्कीन है ये बनने के 2 रीजन हो सकते हैं या 2 प्रभाव हो सकते हैं जिनको अपन या 2 रीजन के आधार पर अपन इसको समझा सकते हैं। फर्स्ट आता है स्टेरिक इफेक्ट और सेकंड आता है अपना एसिडिक कैरेक्टर। स्टेरिक इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कम घिरा हुआ बीटा हाइड्रोजन होता है वह क्या होता है कि अधिक अम्लीय होता है और जो बेस होता है उससे अधिक प्रभावी ढंग से खींच लिया जाता है या अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि कम प्रतिस्थापित एल्कीन बनती है। तो जो मेथिल समूह का बीटा हाइड्रोजन जो होता है वह कम घिरा हुआ अपेक्षा जो मेथिलीन समूह होता है उसके हाइड्रोजन्स की अपेक्षा कम घिरा हुआ होता है, अतः 1 ब्यूटीन अधिक मात्रा में बनती है। तो एक तो स्टेरिक फैक्टर काम करता है क्योंकि त्रिविमीय विन्यास डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है अपना अम्लीय प्रकृति। अम्लीय प्रकृति की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो कम घिरा हुआ जो बीटा हाइड्रोजन होता है एल्किल समूह का या मेथिल समूह का वह अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि
उसके पास किसी प्रकार का उसको अपन आसानी से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, मैथिल समूह क्या हो जाएगा, द्वितीयक बीटा हाइड्रोजन को कम अम्लीय कर देता है। तो इस वजह से मैथिल समूह का जो हाइड्रोजन होता है वह अधिक अम्लीय, और जो द्वितीयक बीटा हाइड्रोजन जो होता है यानी मैथिलीन समूह का, उसको वह अधिक अम्लीय कर दे कम अम्लीय कर देता है। इस वजह से ये क्या होता है कि जो बीटा हाइड्रोजन जो होता है, अधिक अम्लीय बीटा हाइड्रोजन, वह कम अम्लीय बीटा हाइड्रोजन की अपेक्षा आसानी से हट जाता है। और इसका जो कारण जो होता है कि 1 डिग्री जो हाइड्रोजन होता है वह 2 डिग्री हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है, क्योंकि प्लस आई प्रभाव के कारण मैथिल समूह जो होता है वह 2 डिग्री बीटा हाइड्रोजन को कम अम्लीय कर देता है। तो अम्लीयता के आधार पर देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कम गिरा हुआ होगा वह अधिक अम्लीय होगा और उसको आसानी से हटाया जा सकता है। तो ये थी अपनी एल्किल हैलाइडों की विहाइड्रोहेलोजनेशन, जो कि 2 प्रकार की मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होती है, E1 व E2। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शंस होती है और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है और फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जबकि E2 जो रिएक्शंस होती है वह क्या होती है कि 1 स्टेप रिएक्शन होती है और उसमें ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और वह सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। अगला अपन ने देखा रिएक्टिविटी में तृतीयक एल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। और नेक्स्ट था ओरिएंटेशन यानी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन, जो एल्किन अपने को प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। जब अपन उसका संरचनात्मक विन्यास देखें तो संरचनात्मक विन्यास 2 नियम पर डिपेंड करता है, सेजेप नियम और हाफमान नियम। सेजेप नियम कहता है कि एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोजनीकरण से वह प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट होता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी एल्किन प्राप्त होती है। और हाफमान कहता है कि कम प्रतिस्थापित एल्किन मेन प्रोडक्ट होती है, क्योंकि हाफमान रूल में अपन ने देखा कि अगर बेस बड़े आकार का है तो उसमें कम प्रतिस्थापित एल्किन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होती है। और नेक्स्ट अपन ने देखा था कि हाफमान विलोपन जो कि E2 मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न होता है। इसमें भी क्या होता है कि मेन प्रोडक्ट जो होता है वह कम प्रतिस्थापित एल्किन होता है। और इसके 2 कारण हैं, जो एक तो है स्टेरिक फैक्टर और दूसरा है एसिडिक कैरेक्टर।